2 दिन तक जो ऑल इंडिया पीपल्स फ्रंट के इस अधिवेशन में राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति पर जो पर्चा पेश किया गया था, इससे काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई है। इसमें अलग अलग संगठनों के अलग अलग प्रांतों से आए हुए जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने अपने विचार रखे हैं और बहुत सारे सुझाव आए हैं। तो ये सब सुझाव जो है, इनका समावेश जो है उसमें कर लिया जाएगा, जो हमारा फाइनल इसमें होगा। फिलहाल जो आपके सामने राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति पर जो पत्र पेश किया गया था, जिस पर इतनी गहन चर्चा हुई है, आप लोग इस पे सहमत हो तो कृपया अपने हाथ उठाकर जो है अपनी सहमति व्यक्त करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वसम्मति से ये जो है राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति पर जो पत्र है वो अनुमोदित हुआ है। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं दिनकर कपूर जी से अनुरोध करूंगा कि वो अगले सत्र का जो अध्यक्ष मंडल होगा उसकी सूचना करें और 12 बजे ये समापन इसका किया जाता है। धन्यवाद। साथियों, जो अगला सत्र है वो संविधान पर है, एआईपीएफ का, और उसके अध्यक्ष मंडल के लिए मैं एसआर दारापुरी साहब को, नसीम खान जी को, रूबी सिंह गोंड जी को और डॉक्टर बीआर गौतम जी को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं कि वे आएं और इस अध्यक्ष मंडल की कार्रवाई को संचालित करें। दिनकर कपूर जी, अब आप पढ़िए इसको, पूरे को पढ़ना। हाँ, दिक्कत होगी तो नसीम जी को दे दीजिए, पढ़ दे। आपको दिक्कत होगी, नसीम जी को दे। अंग्रेजी वाला भी दे दीजिएगा, हिंदी में पढ़ने के लिए तो यही ठीक रहे। First of all, good afternoon to one and all. Thank you very much, Akhilen ji, Dinkar ji, and all the representative and guests, those they are going to address in the second session. So, may I speak in English first or Hindi? हिंदी में पढ़िए जी। राष्ट्रीय अभियान समिति की बैठक 22-23 नवंबर 2012 को हुई थी। इसमें ताजा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हालात का जायजा लेते हुए राजनीतिक परिस्थितियों की समीक्षा की गई। समिति में यह सहमति बनी कि राजनीतिक चुनौती का मुकाबला राजनीतिक ढंग से किया जाना चाहिए और इस उद्देश्य के लिए एक भिन्न राजनीतिक संगठन की स्थापना होनी चाहिए। बैठक में निम्नलिखित फैसला लिया गया। एनसीसी अपने मौजूदा स्वरूप में बनी रहेगी और अपने सभी सदस्यों के साथ काम करती रहेगी। एनसीसी के इतर एक नई राजनीतिक संरचना स्वरूप ग्रहण करेगी। यह उन तमाम इकाइयों, संरचनाओं को एक साझा पहचान और राजनीतिक जमीन देगी जो अलग अलग राजनीतिक संरचना के रूप में काम कर रहे हैं, जैसे कि जन
संघर्ष मोर्चा, क्रांतिकारी समता पार्टी, जन संग्राम परिषद जो एनसीसी से जुड़े हैं और इसके घटक। एनसीसी के सदस्यों को नए राजनीतिक संगठन में शामिल होने के बारे में स्वयं फैसला करना होगा। इस फैसले के बाद ऑल इंडिया पीपल्स फ्रंट रेडिकल AIPFR नाम से राजनीतिक संगठन को चुनाव आयोग में पंजीकृत कराने और इसका संविधान बनाने के लिए कदम उठाए गए। अब यह चुनाव आयोग में पंजीकृत संगठन है। बाद में 30 सितंबर 2013 को संपन्न बैठक में मसौदा संविधान पर विचार हुआ। यह सर्वसम्मति से फैसला हुआ कि संविधान में सांगठनिक ढांचे, संगतियों तथा कार्यप्रणाली के अतिरिक्त एक संक्षिप्त प्रस्तावना तथा चुनाव आयोग द्वारा वांछित उद्घोषणा होनी चाहिए। यह भी तय किया गया कि एक अलग नीति लक्ष्य का अनुच्छेद होना चाहिए जो संविधान का अभिन्न अंग होगा। मसौदे को विचार विमर्श तथा सदस्यों एवं शुभचिंतकों के प्राप्त सुझावों के आधार पर तथा सभी संबंधित लोगों की सहमति से अंतिम रूप देते हुए बैठक में मौजूदा AIPFR प्रतिनिधियों द्वारा स्वीकृत किया गया। AIPFR के संविधान तथा नीति लक्ष्यों को प्रस्तुत किया जा रहा है। दिनांक 21/11/2013। प्रस्तावना। ऑल इंडिया पीपल्स फ्रंट रेडिकल AIPFR एक जन राजनीतिक मंच है जो शोषण और हृदयहीनता से मुक्त एक मानवीय समाज के लिए समर्पित है। यह वर्तमान शोषण मूलक और अन्यायपूर्ण सामाजिक आर्थिक ढांचे के अंत के लिए प्रतिबद्ध है। इसकी संकल्पना एक ऐसी सामाजिक एवं आर्थिक संरचना की स्थापना है जो जन आधारित तथा पर्यावरण पक्षीय यह समानता तथा एकजुटता के सिद्धांतों से प्रेरित है और इसका लक्ष्य सबके लिए गरिमामय जीवन की गारंटी करना है। कारपोरेट पूंजी और सट्टेबाज वित्तीय पूंजी के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह तथा भारतीय शासक वर्ग का हित एक हो गया है। वह इन वैश्विक ताकतों के साथ अधिकाधिक गहरे और बृहत्तर रिश्तों में आंख मूंद कर बंधता जा रहा है। हालांकि नव उदारवादी आर्थिक ढांचा स्वयं वैश्विक पूंजी के अपने केंद्र में ही सबसे गहरे संकट का सामना कर रहा है। AIPFR रेडिकल का मत है कि मौजूदा दौर ने जिसमें इन विनाशकारी ताकतों ने गठजोड़ कायम कर लिया है, इस लक्ष्य को प्राप्त करना और फिर जरूरी बना दिया है। व्यापक जन समुदाय पर 2 दशकों की नव उदारवादी नीतियों के विनाशकारी प्रभाव ने समाज में लंबे समय से मौजूद दरिद्रता और असमानता को और भी तीखा कर दिया है। छोटे और सीमांत किसान, खेत मजदूर, दस्तकार, संगठित, असंगठित तथा अनौपचारिक क्षेत्र के मजदूर, महिला, श्रमिक और कथित स्वरोजगार में लगे लोग इसके बदतरीन शिकार हुए हैं, जबकि ऊपरी तबके के एक छोटे से हिस्से ने अभूतपूर्व पैमाने पर संपत्ति और आय अर्जित की है। नव उदारवादी नीतियों पर मुग्ध रहे मध्यम वर्ग का अब इससे अधिक मोहभंग होता जा रहा है और जल्द ही परिस्थितियां उसे यह तय करने के लिए बाध्य कर देगी कि वह शासक वर्ग या मेहनतकश तबके के पक्ष में खड़ा हो। जनता के साथ मौजूद चुनौतियों से ध्यान हटाने के लिए शासक वर्ग द्वारा आम जनता के बीच फूट और विभाजन पैदा करने और यहाँ तक कि लड़ाने के योजनाबद्ध ढंग से प्रयास किए जा रहे हैं। यह सनक भरी परियोजना एक ही पहलू महत्वपूर्ण पड़ोसी देश के खिलाफ अंध राष्ट्रवाद और उद्योन्माद भड़काने की कोशिश है। उनकी यह कार्रवाई वैश्विक महाशक्ति जो अंतर्राष्ट्रीय पूंजी का केंद्र भी है की रणनीतिक योजना से मेल खाती है। साथ ही कानून व्यवस्था के नाम पर लोकतांत्रिक असहमति तथा जन गोलबंदी के दायरे में जबरदस्त कटौती की जा रही है। इससे भी बुरी बात यह है कि विकास और सुशासन के आलोचनात्मक और सतही नारों की आड़ में कॉरपोरेट पूंजी के प्रोत्साहन व समर्थन से फासीवाद की प्रवृत्तियां उभर रही हैं।
जो राज्य मशीनरी पर पूरी तौर पर कब्जा करने पर आमदा हैं। AIPFR का मानना है कि आज समय की मांग है कि एक रेडिकल और समावेशी राजनीति के लिए एक व्यापक लोकतांत्रिक मंच का निर्माण किया जाए। एक ऐसी राजनीति जो राज्य व समाज के जनतांत्रिक को गहरा करे, जो समानता, धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म, एकजुटता के आधुनिक मूल्यों को सुदृढ़ करे तथा जो सबके लिए स्वतंत्रता और गरिमा की गारंटी करे। राजनीति जो सामाजिक असमानता तथा अन्याय के सदियों से चले आ रहे अभिशाप का अंत करे। राजनीति जो नव उदारवाद की चुनौती का मुंह तोड़ जवाब दे तथा शासक वर्ग के नापाक मंसूबे को शिकस्त कर दे। राजनीति जो भारत की उस संकल्पना की पुनः तलाश करेगी जिसे हमने उपनिवेशवाद विरोधी दीर्घ संघर्ष से विरासत में हासिल किया है। एक शब्द में, हमें अपने भाग से किए गए वादे को निभाना है। AIPFR इस कार्यभार के प्रति समर्पित है और इस लक्ष्य की दिशा में संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए सभी समान विचार वाले राजनीतिक संगठनों, समूहों, एक्टिविस्टों और व्यक्तियों के साथ साथ हाथ मिलाने का इच्छुक है। संवैधानिक उद्घोषणा ऑल इंडिया पीपल फ्रंट रेडिकल विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति तथा समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा तथा भारत की प्रभुता, एकता व अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा। धाराएं। नाम 1, राजनीतिक पार्टी का नाम है ऑल इंडिया पीपल फ्रंट रेडिकल AIPFR। झंडा, ऑल इंडिया पीपल फ्रंट रेडिकल के झंडे में लाल व पीले रंग की 2 समान क्षैतिज पट्टियां इस क्रम में होंगी। झंडे का आकार 3:2 की लंबाई चौड़ाई के अनुपात के साथ आयताकार होगा। AIPFR की राजनीतिक अवधारणा की जड़ें जन लोकतंत्र, आजीविका और समावेशी राष्ट्रवाद में है और इसका वैचारिक आधार बनाता है। सदस्यता, कोई भी वयस्क भारतीय नागरिक जो AIPFR के संविधान को स्वीकार करता है तथा इसकी राजनीतिक अवधारणा, नीति, लक्ष्य, नीतियों एवं कार्यक्रम का अनुमोदन करता है, इसका सदस्य बन सकता है। घटक संगठन, AIPFR के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित लक्ष्य और प्रस्ताव तथा इसकी संवैधानिक उद्घोषणा और नीति लक्ष्यों से सहमत संगठन घटक संगठन के बतौर विभिन्न स्तरों पर सीधे AIPFR में शामिल हो सकते हैं। AIPFR की उनकी स्वतंत्र कार्यवाही में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। घटक संगठन द्वारा नामित उच्च स्तरीय पदाधिकारी AIPFR की राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय कमेटियों का पदेन सदस्य होगा। दूसरे समान विचार वाले संगठनों के सदस्य AIPFR के सदस्य बन सकते हैं बशर्ते वे धारा 4 में उल्लिखित मानक को पूरा करते हों तथा उनके मूल संगठन की सदस्यता उन्हें ऐसी गतिविधियों में लिप्त होने से को प्रेरित ना करती हो और AIPFR के उद्देश्य और लक्ष्य के साथ संगत न हो अथवा उसकी दिशा और नीतियों के प्रतिकूल हो। कार्यप्रणाली और कार्यक्षेत्र, अपने विकास और निर्माण प्रक्रिया, ढांचे और दर्शन के मद्देनजर ऑल इंडिया पीपल फ्रंट रेडिकल जहां तक संभव होगा सर्वसम्मति से काम करेगा तथा आपसी विचार विमर्श के आधार पर फैसला लेगा। जहां सर्वानुमति न बन सके वहां फैसला उपस्थित तथा वोट डालने वाले सदस्यों के बहुमत के आधार पर लिया जाएगा। यदि संविधान की किसी धारा में बहुमत सुस्पष्ट ढंग से परिभाषित नहीं है तो वह बहुमत का अर्थ सामान्य बहुमत माना जाएगा। AIPFR के मूलभूत सिद्धांत और नीतिगत प्रश्नों पर ही मुख्यतः यह नियम लागू होगा। विभिन्न स्तर की कमेटियां सांगठनिक स्वायत्तता का उपयोग करेगी और ऊपर की कमेटियों की भूमिका अधिक से अधिक सुझावमूलक की हो सकती है। यदि मूलभूत सिद्धांत पर विरोध पक्ष की सहमति रहती है तो AIPFR की राष्ट्रीय कार्य समिति संगठन के अंदर विरोध पक्ष बनाने की भी इजाजत दे सकती है। मजबूत राजनीतिक केंद्र की जरूरत
जरूरत को महसूस करते हुए भी AIPFR यह मानता है कि संगठनों में उत्पन्न नौकरशाही और व्यक्तिवाद की प्रवृत्तियों से निपटने के लिए उच्च कमेटी से लेकर निचली कमेटी तक सांगठनिक ढांचे को इस तरह संयोजित किया जाए जो क्षैतिज हो और कमेटियों में अल्पमत को भी व्यवहार करने की छूट हो। भारतीय समाज की क्षेत्रीय, भाषाई तथा अन्य सामाजिक विविधताओं के परिप्रेक्ष्य में यह सांगठनिक व्यवस्था अपेक्षित है। AIPFR का कार्य क्षेत्र पूरा भारत होगा और यह राष्ट्रीय, राज्य, जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर और स्थानीय स्तर पर अपना सांगठनिक ढांचा खड़ा होगा। AIPFR के सांगठनिक ढांचे में ग्राम पंचायत, वार्ड स्तर के से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कुल 6 स्तर होंगे। ग्राम पंचायत, वार्ड फ्रंट कमेटी, ब्लॉक या शहर फ्रंट कमेटी, तहसील फ्रंट कमेटी, जिला फ्रंट कमेटी, जिला कार्य समिति, प्रदेश फ्रंट कमेटी, प्रदेश कार्य समिति, ऑल इंडिया फ्रंट कमेटी, राष्ट्रीय कार्य समिति। ऑल इंडिया फ्रंट कमेटी राष्ट्रीय मुद्दों पर AIPFR की सामान्य नीतियों को तय करेगी तथा राष्ट्र पहल और सांगठनिक अभियानों की दिशा निर्धारित करेगी। राष्ट्रीय कार्य समिति विशिष्ट राष्ट्रीय मुद्दों पर AIPFR की समझ व रुख को सूत्रबद्ध करेगी और इसकी नीतियों तथा कार्यक्रमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होगी। राष्ट्रीय स्तर की कमेटियों द्वारा तय नीतियों, कार्यक्रमों और पहलकदमियों के ढांचे में प्रदेश फ्रंट कमेटी तथा प्रदेश वर्किंग कमेटी अपने राज्यों में वैसी ही भूमिका निभाएगी। जिला फ्रंट व कार्य समिति, तहसील, ब्लॉक, शहर फ्रंट कमेटी तथा ग्राम पंचायत, वार्ड फ्रंट कमेटियों न केवल विभिन्न राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय कार्यक्रमों एवं पहलकदमियों को अपने इलाकों में लागू करेंगी, वरन इससे भी महत्वपूर्ण यह कि वे सुसंगत जमीनी कामकाज के जीवंत केंद्र के बतौर काम करेंगी ताकि AIPFR की नीतियों और उनके पीछे की भावना स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप व्यवहारिक शक्ल ग्रहण कर सके। राष्ट्रीय अधिवेशन 3 वर्ष में एक बार IPFR का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। राष्ट्रीय कार्य समिति राष्ट्रीय कार्य समिति जरूरत के अनुरूप इस स्तर को छोड़कर अन्य स्तरों का राष्ट्रीय स्तर को छोड़कर अन्य स्तरों पर उच्चतर कमेटियों की सहमति में तथा कमेटियां बनाई जा सकती हैं जहां पूर्ण कमेटी बनाने की शर्त न पूरी होती हो। राष्ट्रीय अधिवेशन 3 वर्ष में एक बार IPFR का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। राष्ट्रीय कार्य समिति जरूरत के अनुरूप इस अवधि में ऑल इंडिया फ्रंट कमेटी की सहमति से परिवर्तन कर सकती है। ऑल इंडिया फ्रंट कमेटी के सभी सदस्य, सभी प्रदेश कमेटियों के सदस्य, जिला कमेटियों के अध्यक्ष व महासचिव तथा तहसील, ब्लॉक, शहर कमेटियों के अध्यक्ष राष्ट्रीय अधिवेशन के प्रतिनिधि होंगे। अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्य समिति की सलाह से क्या हुआ? थोड़ा पेपर डाउन कर लीजिए। अच्छा सॉरी। ठीक है मैडम। ठीक है। Once again, I'm just repeating those lines. अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्य समिति की सलाह से पदेन प्रतिनिधियों से इतर राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए प्रतिनिधियों को मनोनीत कर सकता है। इन मनोनीत प्रतिनिधियों की संख्या पदेन प्रतिनिधियों के 10% से अधिक नहीं होगी। राष्ट्रीय अधिवेशन ऑल इंडिया फ्रंट कमेटी का चुनाव करेगा। राष्ट्रीय अधिवेशन में ऑल इंडिया फ्रंट कमेटी के सदस्यों की संख्या तय की जाएगी। संगठन चुनाव की पद्धति ऑल इंडिया फ्रंट कमेटी का चुनाव पार्टी के अधिवेशन में निवर्तमान राष्ट्रीय कार्य समिति द्वारा ऑल इंडिया फ्रंट कमेटी के चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी के नाम और चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। विदाई ऑल इंडिया फ्रंट कमेटी की तरफ से पार्टी अधिवेशन में नई ऑल इंडिया फ्रंट कमेटी के सदस्यों का एक पैनल पेश किया जाएगा।
पैनल में प्रस्तावित नाम के अलावा नए नामों का प्रस्ताव अधिवेशन में उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा किया जा सकता है। ऐसे प्रस्ताव में संबंधित उम्मीदवार की सहमति होनी चाहिए। उम्मीदवारों के पक्ष में निश्चित समय सीमा के अंदर प्रचार अभियान चलाने की अनुमति दी जाएगी। प्रस्तावित सभी नाम को गुप्त मतदान के लिए सदन में पेश किया जाएगा और गुप्त मतदान के जरिए ऑल इंडिया फ्रंट कमेटी का चुनाव होगा। राज्य, जिला, तहसील या ब्लॉक, शहर स्तर की संबंधित इकाइयों की फ्रंट की कमेटी के चुनाव की भी यही पद्धति होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का प्रस्ताव ऑल इंडिया फ्रंट कमेटी की बैठक में फ्रंट कमेटी के निर्वाचित सदस्यों द्वारा बैठक में रखा जाएगा। एक से ज्यादा नाम होने पर गुप्त मतदान से निर्वाचन किया जाएगा। राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्यों की संख्या ऑल इंडिया फ्रंट कमेटी की बैठक में तय की जाएगी। राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य की निर्धारित संख्या के अनुरूप पैनल ऑल इंडिया फ्रंट कमेटी की बैठक में रखा जाएगा। पैनल के अतिरिक्त नाम के प्रस्ताव आने पर गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचन कराया जाएगा। उपाध्यक्ष, महासचिव या सचिव की संख्या निर्वाचित राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में तय की जाएगी। इनकी संख्या के अनुरूप पदवार नाम प्रस्तावित किए जाएंगे। संख्या से ज्यादा नाम आने पर गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचन किया जाएगा। राष्ट्रीय कार्य समिति का चुनाव ऑल इंडिया फ्रंट कमेटी करेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव ऑल इंडिया फ्रंट कमेटी द्वारा किया जाएगा। अध्यक्ष राष्ट्रीय बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रीय राजनीतिक कार्यों के संचालन के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय संयोजक और सह संयोजक को आवश्यकता अनुसार मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय संयोजक और सह संयोजक राष्ट्रीय वर्किंग कमेटी के पदेन सदस्य होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्य समिति के कुछ सदस्य मनोनीत कर सकता है। इन मनोनीत सदस्यों की संख्या निर्वाचित राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्यों की संख्या के 10% से किसी भी हाल में अधिक नहीं होगी। उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्य समिति उपाध्यक्षों का चुनाव करेगी। अध्यक्ष उपाध्यक्षों के बीच से वरिष्ठ उपाध्यक्ष को नामित करेगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वरिष्ठ उपाध्यक्ष राष्ट्रीय स्तर की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। महासचिव एवं सचिवों का चयन राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में होगा। राष्ट्रीय कार्य समिति महासचिवों के बीच से सांगठनिक महासचिव का चुनाव करेगी। सांगठनिक महासचिव राष्ट्रीय स्तर की बैठकों को बुलाएगा व संचालित करेगा, दस्तावेज तैयार करेगा और बैठकों का जरूरी रिकॉर्ड रखेगा। सचिव महासचिवों के काम में मदद करेंगे और सांगठनिक महासचिव AIPFR के नाम पर कानूनी तथा वित्तीय मामलों को देखने के लिए राष्ट्रीय कार्य समिति द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। कार्यालय सचिव का चयन अध्यक्ष करेगा, जो कार्यालय संबंधी कार्य संपादित करेगा। कोषाध्यक्ष राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्यों के बीच से अध्यक्ष कोषाध्यक्ष को मनोनीत करेगा। वह पार्टी के आय व्यय का हिसाब रखेगा। वह आर्थिक मामलों की देखभाल करेगा। वह सूचीबद्ध बैंक में ऑल इंडिया पीपल फ्रंट रेडिकल के नाम पर खाता खोलेगा। खाते का संचालन कोषाध्यक्ष तथा अध्यक्ष द्वारा। श्री शेषदेव नंदन जो कि आज के अध्यक्ष मंडल के सदस्य हैं, वे कृपया आए और अपना स्थान ग्रहण करें। श्री शेषदेव नंदन, उड़ीसा से। आइए। नामित एक अन्य उच्च पदाधिकारी के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। कोषाध्यक्ष AIPFR के वित्तीय कार्यकलाप के संदर्भ में देश के कानून के हिसाब से जरूरी दायित्वों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होगा, मसलन ऑडिट, आयकर, सेवा कर आदि। राष्ट्रीय से इतर कमेटियों के पदाधिकारी राष्ट्रीय से इतर कमेटियां अपने पदाधिकारियों का चुनाव अपनी 3 वर्षीय बैठक में करेंगी। राष्ट्रीय सम्मेलन से पूर्व निचली सभी कमेटियों का चुनाव करा लिया जाए। ग्राम पंचायत, वार्ड कमेटियां या अपनी वार्षिक बैठक में पदाधिकारी चुनेंगे। सलाहकार परिषद अध्यक्ष राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर आवश्यकता अनुसार सलाहकार परिषद का गठन कर सकते हैं। सलाहकार परिषद के सदस्य तथा पदाधिकारी AIPF के सदस्य भी हो सकते हैं। सलाहकार परिषद
AIPFR की नीतियों कार्यक्रमों तथा गतिविधियों को सूत्रबद्ध करने में महत्वपूर्ण परामर्शदायी भूमिका निभाएगी। सलाहकार परिषद के सदस्यों को ऑल इंडिया फ्रंट कमेटी और प्रांतीय फ्रंट कमेटी की बैठकों में अध्यक्ष आमंत्रित कर सकते हैं। सलाहकार परिषद के ऐसे सदस्य जो AIPFR के सदस्य नहीं हैं, वे मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे। संसदीय बोर्ड ऑल इंडिया फ्रंट कमेटी और प्रांतीय फ्रंट कमेटी के सदस्यों के बीच से राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रांतीय अध्यक्ष क्रमशः राष्ट्रीय व प्रांतीय संसदीय बोर्डों की नियुक्ति करेंगे। प्रत्याशियों तथा अन्य चुनाव संबंधी महत्वपूर्ण विषयों पर प्रांतीय संसदीय बोर्डों के फैसले पर राष्ट्रीय कार्य समिति का अनुमोदन वांछित होगा। घटक संगठनों के सदस्य संसदीय बोर्ड के लिए उच्च स्तरीय पदाधिकारी को नामित करेंगे। प्रांतीय, जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर व प्राथमिक स्तरीय सम्मेलन, ये सम्मेलन 3 वर्ष पर होंगे। संबंधित प्रांतीय या जिला या तहसील, ब्लॉक, शहर स्तरीय फ्रंट कमेटियां समय और स्थान तय करेंगी। ग्राम पंचायत या वार्ड स्तरीय कमेटियों की सालाना बैठक होगी। संबंधित अध्यक्ष समय व स्थान तय करेंगे। इन सम्मेलनों के प्रतिनिधियों का चुनाव, चयन अथवा मनोनयन राष्ट्रीय स्तर की कमेटियों की तरह ही होगा, किंतु चयन का दायरा संबंधित कमेटी के कार्य क्षेत्र तक सीमित होगा। यह सम्मेलन संबंधित स्तर की फ्रंट कमेटियों का चुनाव करेंगे। जिला स्तर के नीचे महासचिव का पद नहीं होगा। इन सम्मेलनों को संबंधित उच्च स्तर कमेटी द्वारा अनुमोदन लेना अनिवार्य होगा। ग्राम पंचायत वार्ड फ्रंट कमेटी, यह फ्रंट की बुनियादी इकाई है जिसमें ग्राम पंचायत या वार्ड स्तर के सभी AIPFR सदस्य शामिल हो सकते हैं। यह अपने अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों का चुनाव करेगी। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। विशेष प्रावधान, सभी कमेटियों तथा पदाधिकारियों में महिला, दलित, आदिवासी, धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़े वर्ग से निश्चित संख्या में प्रतिनिधि अवश्य होंगे। इस हेतु संबंधित कमेटियों के अध्यक्ष के पास मनोनयन का अधिकार होगा। संविधान में संशोधन का प्रस्ताव राष्ट्रीय कार्य समिति में पेश किया जाएगा, जो इस पर सावधानी पूर्वक विचार करेगी और उपस्थित तथा वोट डालने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के आधार पर इसका अनुमोदन करेगी और इसकी ऑल इंडिया फ्रंट कमेटी से संस्तुति करेगी। ऑल इंडिया फ्रंट कमेटी अन्य बदलावों के साथ जिन्हें वह उचित समझती हो अपने उपस्थित तथा वोट डालने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के आधार पर इसका अनुमोदन कर सकती है। संशोधन तत्काल बाद प्रभावी हो जाएगा। विशेष सत्र, अध्यक्ष किसी जरूरी मुद्दे या मुद्दों पर विचार के लिए राष्ट्रीय कार्य समिति का विशेष सत्र बुला सकता है। राष्ट्रीय कार्य समिति किसी महत्वपूर्ण एवं जरूरी मुद्दे या मुद्दों पर विचार के लिए ऑल इंडिया फ्रंट कमेटी का विशेष सत्र आयोजित कर सकती है। अनुशासनात्मक कार्रवाई, फ्रंट के हितों के विरुद्ध कार्य करने वाले सदस्यों के विरुद्ध संबंधित फ्रंट कमेटी अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी, जिसके तहत उसे चेतावनी देना, निलंबित करना व निष्कासित करना शामिल है। संबंधित सदस्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से पहले उसे समुचित नोटिस तथा अपने पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा और अनुशासनात्मक कार्रवाई के हर फैसले का उच्चतर कमेटी द्वारा अनुमोदन कराना अनिवार्य है। समाज विरोधी गतिविधियों में लगे किसी भी सदस्य को निष्कासित करने का अधिकार संबंधित फ्रंट कमेटी के अध्यक्ष के पास रहेगा, पर अपने इस निर्णय का अनुमोदन उसे संबंधित फ्रंट कमेटी से कराना होगा। आपात स्थितियों में राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी कमेटी को भंग कर सकता है या किसी सदस्य व पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है, पर उसे इस निर्णय का अनुमोदन राष्ट्रीय कार्य समिति से यथाशीघ्र कराना होगा। किसी कमेटी के अनुशासनात्मक कार्रवाई के विरुद्ध उच्चतर कमेटी के समक्ष अपील करने का अधिकार सदस्य को होगा और यदि यह फैसला सर्वोच्च कमेटी अर्थात ऑल इंडिया फ्रंट कमेटी द्वारा लिया गया है तो संबंधित सदस्य को उसके पास पुनर्विचार के लिए
भेजने का अधिकार होगा। मामले पर पुनर्विचार के बाद अपीलीय पुनर्समीक्षा निकाय द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम और मान्य होगा। वित्तीय प्रावधान फ्रंट प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 60 दिनों के भीतर भारत निर्वाचन आयोग को वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करेगा। पार्टी का लेखा परीक्षण CAG में सूचीबद्ध ऑडिटर से कराया जाएगा। ऑल इंडिया पीपल फ्रंट रेडिकल का फंड राजनीतिक कार्यों के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। ऑल इंडिया पीपल्स फ्रंट रेडिकल अपने वित्तीय लेखों के रखरखाव में आयोग द्वारा समय समय पर जारी अनुदेशों का पालन करेगा। AIPFR अपने संसाधन सदस्यता शुल्क व सदस्यों, शुभचिंतकों, समान विचार वाले व्यक्तियों तथा संगठनों द्वारा दिए गए अनुदान से विकसित करेगा। यह किसी भी विदेशी स्रोत से कोई धन स्वीकार नहीं करेगा। इस तरह एकत्र धन ऑल इंडिया पीपल फ्रंट रेडिकल के नाम पर सूचीबद्ध बैंक में खोले गए खाते में रखा जाएगा। विलय व विघटन किसी दूसरे राजनीतिक संगठन में विलय व विघटन का निर्णय राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में भाग ले रहे तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के आधार पर होगा। यह फैसला ऑल इंडिया फ्रंट कमेटी की बैठक में उपस्थित तथा मतदान में हिस्सा लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से अनुमोदन के बाद ही अंतिम रूप ग्रहण करेगा। विभिन्न निकायों की बैठक बुलाए जाने पर सभी संबंधित सदस्यों को बैठक की समुचित सूचना दी जाएगी। सदस्यता शुल्क का फैसला राष्ट्रीय कार्य समिति द्वारा किया जाएगा। जहां संविधान में कोई विशिष्ट प्रावधान उपलब्ध ना हो और तत्काल फैसला लेना जरूरी हो, राष्ट्रीय कार्य समिति अपने उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के अनुमोदन के साथ आवश्यकता अनुसार समुचित फैसला लेने के लिए अधिकृत होगी। इस फैसले का ऑल इंडिया फ्रंट कमेटी की बैठक में उपस्थित तथा मतदान में हिस्सा लेने वाले सदस्यों के सामान्य बहुमत से अनुमोदन आवश्यक होगा। ऐसे फैसले को संविधान की प्रस्तावना, संवैधानिक उद्घोषणा तथा वर्तमान प्रावधानों एवं संविधान की अंतर्निहित भावना के साथ सुसंगत होना चाहिए। नीति लक्ष्य की प्राथमिकता सूची जनवादी अधिकारों और स्वतंत्रता पर हमला को शिकस्त देने और सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून समेत सभी विशेष कानूनों का जो संविधान प्रदत्त लोकतांत्रिक दायरे को सीमित करते हैं और राज्य को बल प्रयोग के एकाधिकार का दुरुपयोग करने में सक्षम बनाते हैं, खत्म करने के लिए संघर्ष। कृषि पर कारपोरेट कब्जे को विफल करना, भूमि, जल, बीज, जंगल, खनिजों के निगमीकरण, कॉर्पोरेटाइजेशन का प्रतिरोध करना, सहकारिता को प्रोत्साहन देना तथा इन मूलभूत संसाधनों के मालिकाना तथा कामकाज के समाजीकरण की ओर बढ़ना, सामुदायिक स्थलों विशेषकर वन तथा आदिवासी आबादी व जमीनों पर कारपोरेट अतिक्रमण व कब्जे को शिकस्त देना, आदिवासी सामुदायिक अधिकारों तथा आजीविका की हिफाजत करना, वन संसाधनों के सामुदायिक मालिकाने तथा प्रबंधन की रक्षा करना, उन नीतियों को शिकस्त देना जो खनिज संसाधनों की कारपोरेट लूट को मदद पहुंचाता है तथा आदिवासियों के जीवन, आजीविका तथा रिहायशी आबादी का विनाश करती है। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत कृषि विषयक समझौता एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर को शिकस्त देना, कृषि उत्पादन और व्यापार में दक्षिण देशों के सहयोग के माध्यम से किसान केंद्रित विकल्प के लिए संघर्ष, विकास की वैकल्पिक नीतियों के लिए संघर्ष जो न केवल मुख्यधारा की भूमंडलीय कृत विकास की रणनीति को नकारती है बल्कि आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है, शैक्षणिक व सामाजिक रूप से उन्नत वर्गों की तुलना में पिछड़े वर्गों, व्यक्तियों व विभिन्न अंचलों की समता और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करती है। इस विकास नीति के अमल से औद्योगिकरण की पद्धति और दिशा बदलेगी। इसका मतलब यह होगा कि वैश्विक दृष्टि से प्रतिस्पर्धा उद्योगों की मोहग्रस्तता से मुक्ति मिलेगी और रोजगार परक तकनीकी पर आधारित व जनउपयोगी दिशा वाले उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। स्वास्थ्य एवं शिक्षा के व्यापारीकरण की प्रक्रिया का अंत करना, भोजन व अन्य जरूरी चीजों तक जनता की सीमित पहुंच वाली तथा भेदभावपूर्ण महंगी
मौजूदा व्यवस्था की जगह स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन और अन्य जरूरी चीजों के प्रावधान के लिए सर्वांगीण, समतापरक, सुलभ सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थापना, सुपर रिच की संपत्ति पर समुचित टैक्स लगाया जाए और इसे सामाजिक सुरक्षा पर खर्च किया जाए, एक राष्ट्रीय वेतन और आय नीति जो विभिन्न क्षेत्रों व वर्गों के बीच असमानता में भारी कमी करे, रोजगार का अधिकार तथा गरिमापूर्ण जीवन स्तर के लिए कानूनी उपायों तथा उपयुक्त आर्थिक नीतियों की पहल लेना, पहचान आधारित भेदभाव से प्रभावित सामाजिक समूहों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाएं का शिक्षा, न्यायपालिका, मीडिया, सरकारी नौकरियों और सभी प्रशासनिक एवं निजी क्षेत्रों में उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। साथ ही जनगणना में जनजातीय धर्मों के लिए एक अलग कॉलम पुनः शामिल किया जाना चाहिए, जैसे कि 1961 से पहले किया जाता था, ताकि उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का सम्मान किया जा सके। सरकारी नीतियों का निर्माण इस तरह किया जाना चाहिए कि वे भारत के विविध सामाजिक समूहों की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और आदिवासी पहचान की रक्षा करें, ना कि शहर केंद्रित, नौकरशाही आधारित एक रूपता थोपने वाले मॉडल को बढ़ावा दें। वर्तमान नीतिगत ढांचे जो इस प्रकार की सोच पर आधारित हैं, अक्सर पारिस्थितिक संतुलन, पर्यावरण स्थिरता और सांस्कृतिक विविधता की उपेक्षा करते हैं। विशेष रूप से यह प्रवृत्ति आवास संबंधी नीतियों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। ये नीतियां भारतीय जनता की वास्तविक जीवन परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। भारी पैमाने पर व्याप्त धन बल व बाहुबल के खात्मे के लिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के लिए, जनतांत्रिक की प्रक्रिया को स्वच्छ और गहरा करने के लिए एक मुकम्मल चुनाव सुधार। AIPF भारतीय संविधान में निहित संघवाद के सिद्धांत को स्वीकार करता है। प्रशासनिक ढांचे पर जन नियंत्रण तथा निगरानी, खास तौर पर आम लोगों के रोजमर्रे के कामों के निस्तारण के लिए डेटा सुरक्षा और डिजिटल अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। निजता का उल्लंघन किसी भी कीमत पर ना हो। उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी लंबे संघर्ष से हासिल भारत की मूल संकल्पना को ही चुनौती देने वाली सांप्रदायिक फासीवाद ताकतों के खिलाफ लड़ना तथा शिकस्त देना। धर्म जिसका स्वाभाविक क्षेत्र, डोमेन, निजी क्षेत्र है, उसमें उसे बनाए रखना और उसका राज्य तथा राजनीति से पूर्ण अलगाव करना। ऐतिहासिक तौर पर उभरी अपनी सांस्कृतिक तथा राजनीतिक पहचान सुनिश्चित करने के लिए उपराष्ट्रीय यताओं तथा सीमावर्ती राज्यों के संघर्ष का समर्थन एवं भारतीय राज के अधीन पूर्णतः स्वायत्तता की आकांक्षा का समर्थन, भारतीय वित्तीय व्यवस्था की स्वायत्तता को मजबूत करना तथा इसे वैश्विक वित्तीय पूंजी की अस्थिरता और लालच से बचाना, आंचलिक वित्तीय सहयोग जैसे क्षेत्रीय मौद्रिक संघ के लिए काम करना, अमेरिकी रणनीति संशय से निर्णायक अलगाव और अमेरिकी सैन्यवाद का विरोध, विशेषकर पश्चिमी एशिया में अमेरिकी इजरायली सैन्यवाद और अमेरिकी इजराइल प्रायोजित इस्लामफोबिया का पर्दाफाश करना और उसे शिकस्त देना। महत्वपूर्ण पड़ोसी देशों के विशेषकर चीन तथा पाकिस्तान के प्रति अंधराष्ट्रवादी तथा उन्मादी नीतियों व पैंतरेबाजी के खिलाफ लड़ना और उसे शिकस्त देना और एवं भारतीय उपमहाद्वीप, एशिया व संपूर्ण विश्व में शांति और सहयोग के लिए प्रयास करना। तेजी से बढ़ रहे ग्लोबल वार्मिंग से जलवायु परिवर्तन, जीवन रक्षक, ओजोन परत के क्षय, ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्री जल स्तर में वृद्धि व नदियों के सूखने, बाढ़ व सूखा, जैव विविधता व पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव जैसे गंभीर कारक होंगे। प्रौद्योगिक विकास व इस्तेमाल इस तरह हो ताकि इन गंभीर खतरों का दुष्प्रभाव न्यूनतम किया जा सके। कृषि, उद्योग, आवास आदि क्षेत्रों में ऐसी नीतियां बनाने में हरित नौकरियां, ग्रीन जॉब्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्बन उत्सर्जन कम करने वाली एक नवीन ऊर्जा नीति जो हमारे रणनीतिक
कृषि व औद्योगिक नीतियों की नई दिशा के अनुरूप हो। तेल गैस से समृद्ध पश्चिम एशिया व मध्य एशिया के देशों के साथ चुनिंदा रणनीतिक सहयोग संघीय सहयोग संगठन के साथ घनिष्ठ सहयोग। थैंक यू। धन्यवाद आपका, आपने इतने विस्तृत प्रारूप को पढ़ा। साथियों, ये संविधान का प्रारूप जो आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, इसमें जो पूर्व का संविधान था उसके मुकाबले में दो नए चीजें जोड़ी गई है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। संविधान के जो पेज नंबर 4 पर जो है, इसमें सबसे ऊपर नाम आता है, उस पेज के ऊपर है जो धारा नंबर 3 है। धारा नंबर 3 जो है ये कहती है AIPFR की राजनीतिक अवधारणा की जड़ें जन लोकतंत्र, आजीविका और समावेशी राष्ट्रवाद में है, जो इसका वैचारिक आधार बनता है। ये पार्टी का मुख्य आधार है जो इसमें जोड़ा गया है धारा 3 में। इसके बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें नई प्रविष्टि की गई है वो धारा संख्या 6 है, जो कहती है कार्य प्रणाली और कार्य क्षेत्र। अपने विकास और निर्माण प्रक्रिया, ढांचे और दर्शन के मद्देनजर ऑल इंडिया पीपल फ्रंट रेडिकल जहां तक संभव होगा सर्वसम्मति से काम करेगा तथा आपसी विचार विमर्श के आधार पर फैसला लेगा। जहां सर्वानुमति ना बन सके वहां फैसला उपस्थित तथा वोट डालने वाले सदस्यों के बहुमत के आधार पर लिया जाएगा। यदि संविधान के किसी धारा में बहुमत सुस्पष्ट ढंग से परिभाषित नहीं है तो वहां बहुमत का अर्थ सामान्य बहुमत माना जाएगा। AIPFR के मूलभूत सिद्धांत और नीतिगत प्रश्नों पर ही मुख्यतः यह नियम लागू होगा। विभिन्न स्तर की कमेटियों संगठनिक स्वायत्तता का उपभोग करेंगी और ऊपर की कमेटियों की भूमिका अधिक से अधिक सुझाव मूलक ही होगी। आगे, यदि मूलभूत सिद्धांतों पर विरोध पक्ष की सहमति रहती है तो AIPFR की राष्ट्रीय कार्य समिति संगठन के अंदर विरोध पक्ष बनाने की भी इजाजत दे सकती है। मजबूत राजनीतिक केंद्र की जरूरत को महसूस करते हुए भी AIPFR यह मानता है कि संगठनों में उत्पन्न नौकरशाही और व्यक्तिवाद की प्रवृत्तियों से निपटने के लिए उच्च कमेटी से लेकर निचली कमेटी तक संगठनिक ढांचे को इस तरह संयोजित किया जाए जो क्षैतिज हो और कमेटियों में अल्पमत को भी व्यवहार करने की छूट हो। भारतीय समाज की क्षेत्रीय, भाषाई तथा अन्य सामाजिक विविधताओं के परिप्रेक्ष्य में भी यह सांगठनिक व्यवस्था अपेक्षित है। हमारे इस संविधान में ये जो एक तो जो विधान रखा गया है कि पार्टी के अंदर भी एक विरोध पक्ष जो है वो मतलब एग्जिस्ट कर सकता है, बन सकता है, जबकि दूसरी पार्टियों के संगठन में ऐसा नहीं होता है। और दूसरा, जो सबऑर्डिनेट्स कमेटियां होती हैं वो जो उसके ऊपर जो उच्च स्तरीय जो संगठनिक कमेटियां हैं वो लगभग समान है। ऊपर से केवल आपको सुझाव दिए जाएंगे और जो लोअर कमेटियां हैं वो अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। ये जिसको हम इनर पार्टी डेमोक्रेसी कहते हैं। हमने इस जो विधान है इसमें इनर पार्टी डेमोक्रेसी को बढ़ावा दिया है, जबकि ज्यादातर पार्टियों में ऐसा नहीं होता है। वहां पर सब आदेश जो है ऊपर से पारित होते हैं और नीचे वाले जो उसके संगठन या कमेटियां होती हैं उनको उसका अनुपालन करना होता है। तो ये जो इसमें प्रविष्टि है ये एक बहुत क्रांतिकारी है और लोकतांत्रिक है और बाकी पार्टियों के लिए भी एक संदेश देने का प्रयास है कि वे भी पार्टी के अंदर इनर डेमोक्रेसी जो है उसको बढ़ावा दें और ताकि वो वास्तव में सभी की मतलब रिप्रेजेंटेटिव बन सके, ना कि कुछ लोगों की जो ऊपर उसके पदाधिकारी बने हैं
केवल वहां तक सीमित रहे। तो ये संशोधन जो है इसमें नए किए गए हैं। तो अब ये जो प्रारूप आपके सामने रखा गया, इस पर काफी विस्तार से चर्चा हुई है। इसके संबंध में कोई साथी जो है अपने अगर विचार रखना चाहते हैं, कुछ इसमें सुझाव रखना चाहते हैं, आप अगर कोई इस प्रारूप के संबंध में, इस संशोधनों के बारे में अपना कोई सुझाव रखना चाहते हैं, अपना कोई दूसरा मत देना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। ये डॉक्टर दिनेश ओबराल जी का वो इस संबंध में अपने कुछ विचार रखना चाहते हैं संविधान के बारे में, तो उनको मैं आमंत्रित करता हूँ वे आए और अपने विचार रखें। अखिलेश जी ने मुझे जाते जाते रोक लिया, तो हुक्म हुआ है, अनुरोध भी है और हुक्म भी है, दोनों ही मैं उनको स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मैं उनका अनुरोध भी हुक्म ही मानता हूँ, क्योंकि पुराने साथी हैं हम एक दूसरे के। तो हम जब शुक्ला जी और सुरभा ब्रह्मे जी और अखिलेश जी, जब हम पहली बार दिनकर जी हम सब लोग मिले, तो चुनौती जो तब भी थी और जो अब भी है, उसमें एक जरूरत महसूस हुई कि बहुत जगह के ऊपर वामपंथी पार्टियों का अपना, जो स्थापित पार्टियां हैं, उनका इतना वर्चस्व नहीं है, उसका आधार नहीं है, लेकिन संघर्ष बहुत जगह पे हो रहे हैं और जनवादी आंदोलन जो है वहां एग्जिस्ट करता है। लेकिन हम अभी भी एक एक अपने झंडे के नीचे ही लड़ते हैं, हाँ? तो लेकिन हमें कैसे, क्योंकि हमारे चाहे ट्रेड यूनियन फ्रंट हैं, चाहे वो हमारे मास ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दूसरे हैं, उसमें एक पार्टियां, उसमें काफी उनका लीडरशिप होने के कारण वो एक तरह से जो कहना चाहिए रिश्ता जो है वो हो जाता है कि जिसमें दूसरे लोग जो है फिर अपनी अलग अलग संस्था बनाते हैं। वो अपना AITUC बनता है, CITU बनता है, AICCTU बनता है, किसान सभा भी कई तरह के बनते हैं और सब है, लेकिन मोर और लेस जो उनके पॉलिटिकल प्रोग्राम्स हैं उसमें कोई ज्यादा है। और मैं, आपने वर्ड ऑपोजिशन यूज किया है, मेरे को थोड़ा सा उसमें लगता है कि एक मैं कॉशन रखना चाहता हूं। वो जरूरी नहीं कि वो ऑपोजिशन है, क्योंकि कौन सा रास्ता काम करेगा, किस तरह का रास्ता काम करेगा, उसके ऊपर अलग अलग विचार हैं और वो प्रयोग होने चाहिए नीचे उसके आधार के ऊपर। ये मुझे ज्यादा लगता है वो ऑपोजिशन नहीं है। मैं तो अपनी पूरी कहानी बता सकता हूं कि मैं 50 साल से CPIM के साथ मैंने काम किया है। हम उसी साथी, चाहे प्रकाश हो, सीता हो, मैं हो, हम सब लोग एक ही टाइम के आंदोलन के, अखिलेश जी जानते हैं। तो ये जो और अलग अलग विचार और जो रहे, तो लेकिन उन विचारों के साथ भी अपन इकट्ठे काम कर पाए, क्योंकि ऑल्टरनेट वैकल्पिक कार्यक्रमों के ऊपर अपन को जो क्या कहता है, एक आजादी कह लीजिए उसको, एक उसके लिए स्पेस होना चाहिए ताकि अपन उन विकल्पों पे काम कर सकें, चाहे वो अपन किसी भी फ्रंट के बीच में काम कर रहे हो। तो उस तरह की जो आप उसको वर्ड को, ऑपोजिशन को ना यूज करें तो अच्छा है। मैं उसको वैकल्पिक जो अल्टरनेट जो है उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सके अपन लोगों के साथ, क्योंकि यदि अपन अपने में आपस में विचार कर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब तक ग्राउंड पे टेस्ट नहीं करेंगे तो अपन साइंटिफिक नहीं है। अपन पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के बगैर अपन कोई भी परिवर्तन नहीं ला सकते। तो एक तो पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने पढ़ा। दूसरा मेरा जो है, जरूरत है कि जहां पे वर्चस्व नहीं है हमारा,
हमें नीचे से जो भी साथी वो हो सकता है सीपीआई का ना हो, सीपीआईएम का ना हो, एमएल का ना हो, दूसरे का ना हो, कोई साथी है जिसने जो संघर्ष में हमारे साथ जुड़ी है या जुड़ा है और वो वहां पे लीडर हो सकता है, तो उनको कैसे इकट्ठे जो है मौका मिले कि लोगों के बीच में उसको कैसे अपन करेंगे। यदि वो पार्टी मेंबर नहीं है तो माफ करिएगा, जो है हम अपने झंडे के नीचे ऑर्गेनाइज करते हैं, वो अपने झंडे के नीचे ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन यदि नीचे जनसंघर्ष और दूसरे यदि हो रहे हैं तो इकट्ठे काम करने के लिए, चाहे किसी भी तरह का, चाहे इवन इलेक्शन में भी मैं कह दूं यदि है, क्यों नहीं अपन नीचे से उस इलाके में तय कर पाए कि भाई कौन हमारा नुमाइंदा होगा। अपन सभी इकट्ठे बैठे, क्या वो ऑल इंडिया पीपल फ्रंट यूपी में इस तरह रेडिकल जो है वो इस तरह का काम कर सकता है? उस तरह का काम की जरूरत है। मैंने अखिलेश जी को बाहर ही पूछा, मैंने कहा आप एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं? मैं चाहूंगा बल्कि जैसे कि एक ऐसा फ्रंट जो कि पीपल्स डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन के साथ, पीपल्स डेमोक्रेसी के साथ और इंक्लूसिव लाइवलीहुड, उसके बाद पूरा सहमत हूं आपके साथ, क्योंकि मेरा अपने में उसके ऊपर और विचार रख सकता हूं। मैंने अभी एक पूरी किताब लिखी है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन के पाथवेज क्या होंगे और क्या होने चाहिए, उसके ऊपर बात हो सकती है। तो ये जो तरीका है कि उसके लिए जो आप यदि चुनाव भी लड़ाना चाहते हैं तो विजय प्रताप को चुनाव लड़ाया जा सकता है नीचे से, क्या प्रॉब्लम है? यदि उस इलाके में वो काम कर रहे हैं तो वो सीपीआईएम के मेंबर नहीं है, या विनीत है जो सीपीआईएम को वो लेकिन उस इलाके में काम करता है, वो जो है संभावना होनी चाहिए, जो है नहीं इस समय की लड़ने की। तो किसान मजदूर फ्रंट हो सकता था मेरे अनुसार, लेकिन आपने पीपल्स फ्रंट किया यूज, बिल्कुल सही है, पर ऐसे फ्रंट की जरूरत है। और जहां कहीं और होगा, उड़ीसा में बनेगा तो कहीं यदि आप बना रहे हो सकता है इसका नाम भी थोड़ा सा उड़ीसा भाषा में कुछ और होगा, लेकिन आप उसको अलग करना चाहते, क्योंकि ये देश है बड़ा विविधता का देश। अभी भी जब अपन किसान आंदोलन भी जब हम चला रहे थे तो आप ये देखिए कि अपन सारी जगह के ऊपर, हालांकि एक ही जरूरत है किसान जो खेती की यहाँ की समय, जो उसकी विविधता के साथ जुड़े हुए जो रास्ते हो सकते हैं उसके ऊपर अपन इकट्ठा नहीं कर पाए, और फाइनली अपन अभी भी एमएसपी पे और डेट पे रुके हुए हैं, जो कि गलत डिमांड्स नहीं है, लेकिन उसके आगे नहीं जा पाए क्योंकि बहुत सारे आंदोलनों की जो नीचे संघर्ष है उसको अपन इकट्ठा करने जब सेंट्रलाइज करते हैं या ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें एक चुनौती रहती है। तो लगातार नीचे संघर्ष होने चाहिए। कॉमन्स को बचाना है, मान लीजिए मैं कह रहा हूं, तो नीचे संघर्ष होंगे, उससे जीतेंगे। कैसे हमने रूरल रिच को डील करना है, कैसे हमें कॉर्पोरेट सेक्टर को डील करना है, उसके अलग अलग एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं। नहीं तो क्या कहते हैं, हम आपस में हमारे विचार रहेंगे, हो सकता है जया एक तरह से सोचे, मैं दूसरी तरह से सोचूं, और कोई तीसरा हमारा जो है रामचंद्रन जी हैं, वो केरला में बैठे हैं, उनको लगता है केरला में एग्रीकल्चर कितना रेलेवेंट है, उसके ऊपर उनके पास सवाल है, तो वो अपना विचार से अपने काम करते हैं अलग। तो सवाल ये है कि अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स होने दीजिए, और हो सके तो एआईपीएफ बने यूपी में खास करके, क्योंकि मुझे और मालूम हो जगह बाकी जगह भी हो सकता है, लेकिन यूपी में मुझे मालूम है कि थोड़ा बहुत ऐसा आधार है, तो इसकी आशा है। बाकी मैं इंटरवीन नहीं करूंगा, मैंने एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरवीन किया है कि ऑपोजिशन वर्ड मत यूज करिए, उसको वैकल्पिक और रियल वर्ल्ड एक्सपेरिमेंटेशन के साथ जोड़िए तो ज्यादा। और दूसरी यदि संभावना हो तो अपने आप को, यदि आप इलेक्ट्रोल फ्रंट की तरह भी नीचे यदि आप अपने आप को विकसित करना चाहें, ये मेरा आखिरी सुझाव है, तो संभव होना चाहिए कि आप सीपीएम का भी कोई बैनर के कोई साथी रहा है, दिनेश अब्रोल जैसे, वो आपके फ्रंट के ऊपर चुनाव लड़ सके यदि उसका नीचे आधार है तो ये संभावना होनी चाहिए। तो मैं उसको ऑपोजिशन नहीं देखता हूं, मैं तो समझता हूं कि हम अपने पीपल्स डेमोक्रेसी के प्रोग्राम को और दूसरे को जो इंक्लूसिव लाइवलीहुड के प्रोग्राम को आगे विकसित करें। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु की ओर जो है ध्यान आकर्षित किया है। और कोई साथी कुछ इस संबंध में अपनी बात रखना चाहता है? नहीं तो ये जो संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया है,
इसकी अच्छा ठीक है, मैं इंग्लिश में बात कर लूँगा, पहले इंग्लिश में बात करूँ, दूसरी बात करता हूँ। साथियों, ये संविधान का जो संशोधन प्रारूप आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है। यदि आप चाहते हो तो इसको इंग्लिश में भी पूरा पढ़ा जा सकता है। अगर आप जरूरत महसूस करते हैं कि इसको इंग्लिश में पूरा पढ़ दिया जाए तो वो भी पढ़ा जा सकता है। अगर जरूरत नहीं समझते हैं तो फिर इसको एज इट इज इंग्लिश वाले को भी, कोई साथी अगर इस इंग्लिश वाले पॉइंट पर कुछ कहना ये चाहता है बात तो आप इंग्लिश में बोलिए ना, जो तमिल के साथी हैं वो कैसे हमारे पांडियन साहब तमिलनाडु से आए हैं। काफी सबके पास आई है, उसी से काम चल जाएगा। हाँ, कापी दी गई। तो पांडियन साहब जो तमिलनाडु से आए हैं उनके पास ये इंग्लिश वाला है, तो उम्मीद है कि आप इंग्लिश का ये पढ़ लेंगे और उससे काम चल जाएगा। दैट विल सर्व द पर्पस। उनके लिए इंग्लिश में बोल दीजिए कि इंग्लिश में भी उपलब्ध है। उनके पास है, उनके पास है। इंग्लिशिया में बोलिएगा, इंग्लिश में बोलेंगे तब ना वो समझेंगे। अरे वो बोल दीजिए। अरे एक मिनट, क्या कह रहे हैं? वो उनको बोल दीजिए। मिस्टर पांडियन साहब यहाँ हैं। इफ यू वांट स्पीक इन इंग्लिश देन or otherwise you have this paper. So there is no need. Thank you very much. That will save our time and proceed further. जिसको पता चलता रहेगा आता रहेगा, जिसे दर्द होगा आएगा, जिसे दर्द नहीं वो अपना घर पर आ जाएगा। लगता नहीं इनके अपने तो हिंदी में आ गया है। साथियों, अभी जो संविधान का प्रारूप पढ़ा गया था, इसके संबंध में आलोक सिंह जी के दो प्रस्ताव आए हैं, दो सुझाव आए हैं। पहला सुझाव है निचली कमेटी शब्द का प्रयोग ना करके स्थानीय कमेटी का नाम कहा जाना उचित होगा। उच्च कमेटी और निचली कमेटी पद सोपान व्यवस्था को दर्शाते हैं। दूसरा, उपराष्ट्रीय शब्द प्रयोग ना करें, इसकी जगह पर कुछ और सोचा जा सकता है। ये दो सुझाव हैं आलोक सिंह जी के। इन पर ठीक है, कह दिए तो ले लीजिए सुझाव। अच्छा, सुझाव ले लीजिए उनका, बस रख लीजिए, अब आगे बढ़िए। ठीक है। हाँ हाँ, लेपल बाइक कितने साथियों, यह संविधान ऑल इंडिया पीपल फ्रंट कमेटी की बैठक में पूर्व में पारित हो चुका है और अब आपके अनुमोदन के लिए इस अधिवेशन में प्रस्तुत है। यदि आप इसके अनुमोदन से सहमत है तो कृपया हाथ उठाकर अपनी सहमति जो व्यक्त करें। दो हाथ। धन्यवाद, धन्यवाद। सर्वसम्मति से ये संविधान का प्रारूप जो है वो अनुमोदित हुआ है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इनका जी नेक्स्ट क्या हुआ? अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो साथियों, अब मैं श्री अखिलेंद्र सिंह जी जो कि ऑल इंडिया पीपल फ्रंट के राष्ट्रीय संयोजक हैं,
उनसे अनुरोध करूंगा कि इस संविधान के संबंध में वे अपने विचार प्रस्तुत करें। श्री साथियों, मैं इस समय कोई पदाधिकारी आईपीएफ का नहीं हूं। दारापुरी जी संयोजक पुराने आधार पर कह रहे हैं, जब हमको एसपी शुक्ला वगैरह जी ने बनाया था। मेरी पहचान आईपीएफ में इतनी है कि मैं इसका संस्थापक सदस्य रहा हूं और इसकी जो नेशनल एग्जीक्यूटिव है उसका मैं पार्ट हूं। अभी हम संविधान के इतर भी जितनी बातें हैं उसको संक्षेप में आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। कल मैंने देखा हमारे पहले सत्र में, जिसकी सदारत सुमूर्ति जी और अन्य साथियों ने किया, उसमें बहुत महत्वपूर्ण सुझाव साथियों के रहे। प्रशांत भूषण भी एआई की बात करते हुए एक इक्विटेबल सोसाइटी के निर्माण में एआई की भूमिका हो सकती है, इसको उन्होंने भी स्वीकार किया। हमारे बीच में अजीत झा जी, जो स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनके प्रेसिडियम के मेंबर हैं, उन्होंने भी कैसे 20वीं सेंचुरी के जितनी आइडियोलॉजीज हैं, 20वीं सदी की जितनी विचारधाराएं हैं, उनके विभिन्न प्रयोगों के बारे में उन्होंने बताया और उन प्रयोगों के अंदर की जो सीमाएं थीं उसको भी उन्होंने उजागर किया। वो भी इस संदर्भ में पुराने से सीखते हुए नया क्या प्रयोग किया जा सकता है, इसकी तरफ उन्होंने इशारा किया। दूसरे सत्र में जो चर्चा हुई, मैं साफ उस पर रख देना चाहता हूं। मुझे एक आध बार उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा, जरूरी मेरे लिए नहीं था। मैंने सोचा था कि मैं एक बार ही, जब हमें मौका मिलेगा तो हम बात करेंगे। हमारे बीच में आप जानते हैं उड़ीसा से अक्षय जी हैं, आए हैं, और इन्होंने भी अरुण कुमार जी ने जो पूरा प्रस्ताव रखा था पॉइंट वाइज, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये बात करी कि एक राष्ट्रीय अभियान चलाने के लिए हम लोगों को एक राष्ट्रीय स्तर पर एक मोर्चा भी बनाना चाहिए। तो यह मैं समझता हूं कि इस सम्मेलन में भी इसकी एक दिशा है और सम्मेलन ने इसको स्वीकार भी कर लिया। तो उसमें मैं जो पर्चे वाली बात थी, राजनीतिक परिस्थिति के बारे में जो हमने सोचा, जो हमने अपने साथियों को अपने स्तर का जो मेरा सहयोग था उसको हमने दिया, उस पर मैं रमन जी की अभी जो टिप्पणी थी या अभी अब्रॉल की जो टिप्पणी थी, वह हमारी नोटिस में है और वो एक महत्वपूर्ण इन लोगों के सुझाव है। राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थिति के बारे में मैं, साथी विजय प्रताप जी भी मौजूद है, उनको भी मैं चाहता था दो शब्द बोलते, लेकिन अब वो
मंचों पर, इस तरह के मंचों पर आने से बचते हैं मेरे ख्याल से। तो लेकिन एक पुराने, मैं कह सकता हूं कि सैद्धांतिकी में उनकी समझ, राजनीतिक सैद्धांतिकी में उनकी समझ अच्छी है। उनसे बहुत कुछ भी हम लोग ले सकते हैं, सीख सकते हैं। आप लोगों ने जो कहा उसके अलावा कुछ नया होता तो मैं जरूर बोलता। तो इनका कहना है कि जो आपने कहा मेरे मन की बात उसमें हो गई है, इसलिए मैं नहीं बोला। सुमूर्ति जी हमारे बीच में, जयप्रकाश जी ने जो संघर्ष बानी बनाई थी उसके पहले नेशनल कन्वीनर थे, उनका सुझाव और सहयोग मिलता रहा। अब मैं एब्रॉल का भी और आप सब लोगों को ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारी जो एक वाम उदार परंपरा है, और ये परंपरा 20वीं सदी की विचारधारा के सभी रूपों में मौजूद रहा है। चाहे वामपंथ में देखिए, या आप गांधी आंदोलन में देखिए, समाजवादी आंदोलन में देखिए, और यहां तक कि पेरियार, फूले, डॉक्टर अंबेडकर की भी परंपरा में देखिए। जो आज का यथार्थ है उससे रूबरू होना और उसको स्वीकार करना, ये साहस मुझे नहीं दिखता है, उसे नजरअंदाज किया जाता है। मैं जानता था, इसलिए पहले ही पैरा में जब हमने लिखा कि हिंदुत्व की जो ताकतें हैं वो वाम उदार राजनीतिक ताकतों से आगे हो गई, यह तथ्य हमें स्वीकारना होगा। और हमने ये कहा कि अगर वो हमसे आगे हो गई हैं, इतना समृद्ध उपनिवेशवाद विरोधी हमारे पास राष्ट्रीय आंदोलन था, आज भी देश भर में ढेर सारे आंदोलन चल रहे हैं, बावजूद इसके हम पिछड़ते क्यों चले जा रहे हैं? इस पर हमको अपनी नीतियों का पुनर्मूल्यांकन करना होगा, अपनी राजनीतिक दिशा का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ेगा। नई परिस्थिति का कोई नयापन हमारे साथियों में नहीं दिख रहा है, बने बनाए फार्मूले हैं, उसके तहत हम लोग उसमें ऐड करते जा रहे हैं। जैसे मैं ये मानता हूं, ये सामान्य स्थिति भारत की राजनीति में नहीं है, करीब उस पर मैं व्याख्या नहीं करने जा रहा हूं। सभी लोग जानते हैं कि संविधान के माध्यम से ही इस देश में अभी फिलहाल तानाशाही लाने का प्रमुख प्रयास संघ भाजपा की तरफ से है। वो सबसे बड़े चैंपियन बनते हैं संविधान के, और इमरजेंसी बार बार कोट करते हैं। हमारे समाजवादी भी बहुत सारे साथी लोग उसके प्रभाव में आ जाते हैं, और इमरजेंसी लगाना और आज देश में फांसीवाद ले आना, दोनों को करीब करीब समतुल्य बना देते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश में तानाशाही में हिंदुत्व के साथ साथ ग्लोबल फाइनेंस कैपिटल का जो प्रेरक ताकत है, कारपोरेट की जो भूमिका है, और जो राज्य का पूंजी और एग्जीक्यूटिव अधिकार का केंद्रीकरण है, इसको आप अलग अलग देखने की जगह एक समुच्चय होल में देखिए, एक समुच्चय इकाई के बतौर देखिए। तो मैं देखता हूं हमारे बहुजन विचार के जो लोग हैं, उनके सामने यह कभी
माफ कीजिएगा, हमारे साथी एक बोल के गए हैं, पता नहीं है कि चले गए हैं, मित्र संगठन है। मैं इसे एक व्याख्यागत कह रहा हूं। बहुजन थियरी को काशीराम जी से जोड़ के उन्होंने प्रस्तुत किया। ये भूल गए कि 96 में ही, 1996 में ही ये जो सर्जन थियरी आई, ये काशीराम की ही पार्टी की तरफ से आई। बहुजन का प्रयोग ज्यादा दिन नहीं चला, और उसमें अगर आरएसएस का उत्तर प्रदेश में विस्तार और विकास हुआ है तो उसकी वैधता प्रदान करने में बीएसपी की भी बड़ी भूमिका है। तो बहुजन के लोग हिस्सेदारी की बात करते हैं। बाबूराम पाल जी हमारे बीच में है, एक नया प्रयोग कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में जो रोजगार सामाजिक अधिकार अभियान चलाए हैं उसके कोर इंचार्ज है। मैं इस सवाल पर ये दो बात कहता हूं, हिस्सेदारी भी चाहिए, लेकिन राज्य का चरित्र क्या होगा, इस पर आप चुप क्यों रहते हो? राज्य का चरित्र भी लोकतांत्रिक हो। राज्य का चरित्र अगर लोकतांत्रिक नहीं हुआ तो आप हिस्सेदारी लेके करेंगे क्या? कुछ परिवार आपके समृद्ध हो जाएंगे, कुछ घर मजबूत हो जाएंगे, कुछ आप भी, जिसको नव ब्राह्मण बात कहते हैं, वही आप भी वही ढर्रे पे जाएंगे जो कभी सवर्ण जातियां किया करते थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यह जो 20वीं सदी की हमारी विचारधारा है, जिसके सब चीजों से हमें सीखना चाहिए, लेकिन यह चुनौती आपके सामने 20वीं सदी की विचारधाराएं रखती हैं कि वर्तमान दौर में जो आपके राजनीतिक कार्यभार है, जिसको आप वैज्ञानिक नजरिया कह सकते हैं या मार्क्सवादी दृष्टि से कह सकते हैं, मेथोडोलॉजी के लिए आपको अपना कंस्ट्रक्ट खुद करना है। नई परिस्थिति का राजनीतिक विश्लेषण और राजनीतिक थियराइजेशन आपको खुद करना है। बने बनाए सूत्रों में, फार्मूलों में आप चीजों को नहीं चला सकते। तो एक राजनीतिक प्रश्न पर मैंने यह भी कहा, एक बहुत गलत धारणा है साथियों में, आंदोलन आंदोलन आंदोलन। मेरी जिंदगी भी लगभग 45-46 साल आंदोलनों में बीती है, जेल में बीता है, संघर्षों में बीता है। आंदोलन अपने में पर्याप्त नहीं है। हमने देखा, मैं भी नेशनल कोऑर्डिनेशन टीम में किसान संगठनों के साथ था। मैंने उनसे कहा कि आप राजनीतिक नजरिए पर गैर राजनीतिक शब्द जो प्रयोग कर रहे हैं, इसकी जरूरत क्या है? हमने देखा कि इतना बड़ा किसान आंदोलन जब पॉलिटिकल फील्ड में गया तो कहीं 4 से, कहीं 5 से, कहीं 7 से, सब उनके पॉलिटिकल लोगों को वोट मिला। यह कौन सी, ये इस पूरी लड़ाई से तो जैसे अन्ना हजारे के आंदोलन ने बहुत बड़ी एनर्जी जनरेट की थी, लेकिन अन्ना हजारे का जो पूरा प्रारूप था, उसने जितना नुकसान पहुंचाया, जितना, इसी वजह से अन्ना हजारे आंदोलन हो गया कि लोग सोचते हैं कि आंदोलन तो खड़ा हुआ, कार्यकर्ता तैयार हुए। कार्यकर्ता किसके लिए तैयार हुए? आम आदमी पार्टी के लिए है। आम आदमी पार्टी क्या है? ये जो स्थापित पार्टियां हैं, इनसे कोई भिन्न रुख उसने अख्तियार किया। कुछ मामलों में तो इसका जो चरित्र है,
ज्यादा संदिग्ध है, खास तौर पर विदेशी पूंजी लेने के संदर्भ। तो मैं ये कह रहा हूं कि आंदोलन सही की दृष्टि साफ होनी चाहिए कि वह एक नई ऑटोनमस राजनीति भी वह आंदोलन खड़ा कर रहा है कि नहीं खड़ा कर रहा है। और राजनीति में 45 साल में हमने सुना है, समझा है कि हमको 24/7 इन दलों के साथ पॉलिटिकल कंपटीशन में आना पड़ेगा, तभी हम बीजेपी और आरएसएस के प्रारूप को तोड़ सके। आंदोलन माध्यम है एक लोकतांत्रिक राजनीति खड़ा करने की। आंदोलन अपने में सब कुछ नहीं। अदरवाइज आंदोलन में जिस तरह से किसान संघर्ष को आपने देखा, जिस तरह से इतने बड़े भारी ट्रेड यूनियन मूवमेंट को आपने देखा, लेकिन उसका पॉलिटिकल कंटेंट, समाज को प्रभावित करने वाला कंटेंट उतना प्रभावशाली नहीं रहा है। यह प्रभावशाली की श्रेणी में भी माना जाए कि न माना जाए राजनीतिक ढंग से, इस पर विचार हो सकता है। तो एक तो इस संदर्भ में मेरा कहना है, हम जितने भी प्रयोग हुए उन प्रयोगों से, जैसे रमन जी ने कहा कि एकेडमिक डिमर्स में मार्क्सवादी ही भारी पड़े थे, लेकिन 80 के बाद जो नई परिस्थितियां पैदा हुई, स्थापित मार्क्सवाद ने उसकी व्याख्या करने में असफल रहा है। ये बात सही। मार्क्सवाद भी हमारे देश में पार्टियों का पंथ हो गया। कुछ पार्टियों ने इसे पंथिक बना दिया। हिस्ट्री के बारे में, सोसाइटी के बारे में, नई परिस्थिति के बारे में कुछ बने बने फार्मूले हैं, उन फार्मूलों से उसको वो व्याख्या करते हैं। मैं समझता हूं कि मार्क्सवाद को डायनेमिक होना होगा, और मार्क्सवाद की ही दुनिया में देखिएगा बहुत सारी धाराएं हैं जिन्होंने इस जड़ता मूलक समाज के मार्क्सवादी व्याख्या की चुनौती मार्क्सवाद के अंदर से दी है। लेकिन हमारी एक जिस स्कूलिंग हुई थी, जहां स्कूलिंग हुई वहां अगर हमने देखा, वो स्कूलिंग एक खास पर्टिकुलर स्कूल का हुआ, जो आज भी कम्युनिस्ट पार्टियों के बैनर में गर्व के साथ लिखा जाता है, मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, और कुछ लोग माओ को रखते हैं, कुछ लोग नहीं रखते। और विचारधारा में भी लिखते हैं कि मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओ विचारधारा। कुछ लोग विचारधारा कहते हैं, कोई माओवाद कहता है। ये जो पीपुल्स वार का पूरा पतन हुआ है आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, गढ़चौली में, ये उसी माओवाद, बदली हुई परिस्थितियों में भी लिबरेटेड जोन की अवधारणा पर लोग खड़े थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि थोड़ा नए सिरे से आपको सोचना। कुछ लोग हमसे कहते हैं, मैंने कहा कि मैं वाम और दक्षिण इस तरह के ध्रुवीकरण के पुरानी शब्दावली का भी मैं पक्षधर नहीं। संतोष भारती इंडिया, जो उनकी एक लाउड इंडिया इंटरव्यू में हमसे पूछे, तो मैंने कहा कि भाई डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी कहने में गांधी से लेके और जितने भी यहाँ धारा के लोग हैं, चाहे समाजवादी हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे अम्बेडकराइट हो, उनको वामपंथी कहने की जगह कुछ लोग कम्युनिस्ट पार्टियों में बोले कि हम इन सब लोगों को वामपंथी मानते हैं।
मैंने कहा आप अपने वामपंथ को क्यों चिपकाना चाहते हैं? वर्धन साहब से मेरी बात हो रही थी, दिवंगत हो गए। हमने कहा आप क्या यह पर्याप्त नहीं है कि हम उनको डेमोक्रेटिक कहें? डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? केवल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सरकार बना लेना, यही डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेटिक आप लेफ्ट राइट, ये कब तक बाइनरी आप चलाएंगे? ये बाइनरी आपको बंद करनी पड़ेगी। आपको एक ब्रॉड डेमोक्रेटिक कोलिशन में जाना होगा। अभी प्रकाश जी ने भी भेजा हमको, बात भी हुई, मेरी मित्र है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फोर्सेस का कैसे मजबूत किया जाए। मैंने कहा क्यों? लेफ्ट डेमोक्रेटिक फोर्सेस का आना जरूरी है क्या? पहचान ले आना जरूरी है क्या? आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ एक ब्रॉड डेमोक्रेटिक फ्रंट बने, तो डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाने में एतराज क्या है? अगर आप सही मायने में डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इसी में मैं, हमारे साथ में जो साथी बैठे हैं, मैंने कहा ये 20वीं सदी में एक अभियान चल गया पूंजीवाद बनाम समाजवाद का। लेनिन की एक खास परिस्थिति थी। लेनिन ने जिस इनकलाब को लीड किया उसको उन्होंने समाजवादी कहा, लेकिन क्या लेनिन ने समाजवादी अर्थव्यवस्था लागू की? लेनिन 2 कदम पीछे हटके उन्होंने जो व्यवस्था लागू की उसको बहुत लोग पूंजीवादी ही कहेंगे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। लेनिन ने कहा कि हम कर ही नहीं सकते इस चीज को। और वही आपने देखा माओ ने जो गलती की, सबको डेविएशन और ये वो कह के, तो माओ अपने समय में ही पराभव के शिकार हो गए। और नई पीढ़ी अगर उनकी आई, जिसको हम खारिज करते हैं, उस नई पीढ़ी ने चीन को बचा दिया। अगर पुराने ही दायरे में रहे होते तो चीन बचता नहीं। चाहे नाम मात्र का ही सोशलिस्ट स्टेट है, लेकिन आज चीन वहां रहता नहीं। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं, लोग कहते हैं आप गांधी की बड़ी तारीफ करते हैं। मैंने कहा गांधी आज भी प्रासंगिक है, तारीफ नहीं मैं करता। मैं गांधी की मूर्ति की पूजा नहीं करता, आश्रम पर जाके उनके नाम 2 कदम नहीं चलाता, लेकिन गांधी को मैं भारत का सबसे बड़ा पॉलिटिकल माइंड मानता हूं। गांधी को मालूम था कि सभी संघर्षों को जोड़ते हुए गांधी ने पश्चिम के विरुद्ध गरीब मुल्कों के साथ भारत का जो प्रयोग हुआ, उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और दूसरा जो मैत्री भाव था हमारे समाज का, हमारी जो संवेदना मैत्री भाव की थी, फ्रेटर्निटी की थी, जो हमारे वेद में की कुछ ऋचाओं में भी है, और जो बुद्ध से लेके लोकायत परंपरा में भी है, वह जनता के बीच में मैत्री भाव, बहुलता के साथ मैत्री भाव स्थापित करने का था। ये गांधी का यह जो प्रयोग था, इससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम डॉक्टर अंबेडकर की अवहेलना करते हैं। मैं भारतवर्ष में बहुत बड़ा थिंकर डॉक्टर अंबेडकर को मानता हूँ, उनके रेडिकलिज्म को मानता हूँ। उनकी लड़ाई गांधी जी के साथ थी, वो जेन्युइन थी। दोनों के अप्रोच भिन्न थे, लेकिन दोनों में यूनिटी भी थी। यूनिटी न होती तो कैबिनेट में आते ही क्यों डॉक्टर अंबेडकर? तो कोई संघर्ष केवल संघर्ष के लिए नहीं चलता है, एकता भी होती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अभी की तारीख में हमने मोटे तौर पर जो एक मोर्चे के लिए मान्य हो सके, उसी बात को हमने कल आज के प्रयोगों में रखा है। जैसे
एसपी शुक्ला जी जो इस आईपीएफ के पॉलिटिकल थियरी को डेवलप करने में भूमिका निभाई, उनसे बात हो रही थी। मैंने उनसे कहा कि साउथ के माध्यम से हम अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति पर विचार करना चाहते हैं। तो उन्होंने जया का नाम लिया, विनीत का नाम लिया, कहा कि वो अच्छा काम है उस पर, जया को इसके लिए अप्रोच करो। तो जया को मैंने कहा, ये भी फाउंडर मेंबर में ही थी। हम जब अनशन पर बैठे थे 10 दिन के लिए, तो जया जी उस समय, जिसमें जस्टिस सच्चर से लेके वर्धन प्रकाश सब लोग आते थे, तो जया जी ने उस समय भी बड़ी भूमिका निभाई थी। तो वहां मैंने ये कहा कि भाई देखिए, आज जो ट्रंप है वो कल के अमेरिका का प्रतिनिधि नहीं है। कल का जो अमेरिका था वह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो विश्व व्यवस्था बनी, जिसको ब्रॉडली लोग लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर के रूप में जानते हैं, उदार व्यवस्था में, जिसमें संस्थाएं बनी, आईएमएफ बना, वर्ल्ड बैंक बना, यूएनओ बना, ढेर सारी एजेंसीज बनी, वो पर्दा ले करके हुकूमत अमेरिका करता था। और इसी पर्दे में अमेरिका ने पूरी दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अपनी हेजिमोनी कायम कर ली। आज जब चीन का राइज हो रहा है, तो यह वो बड़ा चुनौती महसूस कर रहा है कि चीन हमारी हेजिमोनी को टक्कर देगा। इसलिए अभी तक जिसने जितने नियम बनाए गए थे उनको उसने नकार दिया। नकारने में यहां तक चला गया कि हम कोई संप्रभु राष्ट्र मानते ही नहीं, जबकि ये प्रिंसिपल था, छोटा हो बड़ा हो, राष्ट्र की सॉवरेनिटी, उसकी सॉलिडरिटी, उसकी इंटीग्रिटी स्वीकार होना चाहिए। तो हम देखते हैं हमारे कुछ लोग कहते हैं विदूषक है, विदूषक है। अरे भाई, वो विदूषक नहीं है, वो उसी इंपेरियलिज्म को बचाने के लिए एक नया चेहरा है जो नॉन कन्वेंशनल ढंग से फिर अमेरिकन हेजिमोनी को रीस्टेब्लिश करना चाहता है। उसका मकसद अमेरिका को डीस्टेबलाइज करना नहीं है। उसने ये देख लिया कि अमेरिका पुराने ढंग से वर्ल्ड में अपनी हेजिमोनी नहीं रख सकता है, इसलिए उसने बदल दिया उस समय। नॉन कन्वेंशनल, गैर पारंपरिक ढंग से वह पुनर् स्थापना कर रहा है। और उसमें ये कल विनीत ने रखा ही था किस तरह से फिलीपाइंस, यहाँ आपके पैलेस्टीनियंस के साथ गाजा में, वेस्ट बैंक में किस तरह से चीजें हो रही, ये दुनिया के सामने। तो एक भारत के ही साथ देखिए, विश्व गुरु बनने का जो भी सपना इन्होंने दिखाया था, इतना बुरा प्रधानमंत्री इस देश में, इतना बैंकरप्ट प्रधानमंत्री इस देश ने आज तक नहीं देखा था, जितना बड़ा बैंकरप्ट हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री। लेकिन हमको सोचना होगा कि ये सब बैंकरप्सी के बाद भी जनता के पीछे, जनता उसके पीछे गोलबंद क्यों है? तो यहां मैं देखता हूं कि हमारे अंदर में जो विपक्ष है उसके अंदर कमजोरी है। हमने सही ढंग से शिनाख्त करके राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए जन आंदोलन नहीं किया। सत्येंद्र जी इस बात से कल क्षुब्ध थे, प्रशांत जी और अजित झा की बात सुन के। मैंने कहा, उनका कहना है कि चीन का जो मॉडल है उस मॉडल को दुनिया को सीखना चाहिए। हमने कहा देखिए, चीन मेरी नजर में, जहां तक ग्लोबल ऑर्डर की बात है, जो यूनिपोलर ग्लोबल ऑर्डर है उसके खिलाफ जो मल्टीपोलर ऑर्डर के लिए चीन लड़ रहा है, या साउथ देशों को गोलबंद कर रहा है, लेकिन उसकी मैं भूमिका, बहुत बड़ी भूमिका मानता हूं। लेकिन ब्रिक्स बनाना ही पर्याप्त नहीं है।
क्योंकि ब्रिक्स भी ग्लोबल फाइनेंस कैपिटल से डीलिंक करने के सवाल पर आज तक उसमें बहुत सारी ऐसी फोर्सेज हैं जो ग्लोबल फाइनेंस कैपिटल से डीलिंक नहीं कर रही। तो ब्रिक्स एक अच्छा कदम है, लेकिन यह अपने में पर्याप्त नहीं है। अंतिम लक्ष्य वही है कि फाइनेंस कैपिटल के साथ हम कैसे स्वतंत्र हो, अपनी पूंजी कैसे बनाएं, अपनी तकनीक कैसे बनाएं, अपना बाजार कैसे बनाएं, यह हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। और जहां तक बात है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मल्टीपोलैरिटी की, मैं चीन को मानता हूं, लेकिन चीन के अंदर की जो व्यवस्था है उसका मैं समर्थक नहीं। चाहे वो भले कहें कि हमारे यहां ये नया एक्सपेरिमेंट डेमोक्रेसी का है, एक सर्वसत्तावादी राज्य से विकास की जो अवधारणा है, हो सकता है वो देश विकसित हो जाए, लेकिन आजादी की कीमत पर नहीं होना चाहिए। ये हमारे देश की परंपरा रही है, इस परंपरा से हम सीखते हैं। इसी सवाल पर आचार्य नरेंद्र देव से लेकर सब लोगों का मतभेद भी था। तो इसलिए मैं इस बिंदु पर पहुंचा हूं, ये जितनी धाराएं हैं, चाहे वो बहुजन के नाम पर हो, चाहे मार्क्सवाद के नाम पर हो, चाहे गांधी के नाम पर हो या अंबेडकर के नाम पर हो, इनको जरूर पुनर्मूल्यांकन अपने थियराइजेशन का करना होगा, और जो आज प्रासंगिक नहीं रह गया है उसे छोड़ देना होगा। मैं समझता हूं कि आपका समय मैंने ज्यादा ले लिया, खाने का भी समय है, अभी टाइम है। तो ये मोटी मोटी बातें मुझे समझ में आई हैं, और मुझे देखिए इसकी एक बड़ी खुशी है कि जो काम बहुत लोग लगे रहने के बाद भी नहीं कर पाए, भारत की जरूरत के हिसाब से एक लोकतांत्रिक मोर्चे का गठन करना, और उस लोकतंत्र के लिए अभी ये मानना समाजवाद की वकालत करना अभी काम नहीं है। अभी हमारे देश में बहुत सारी उत्पादन की शक्तियां हैं, उनके विकास का मौका ही हमने नहीं दिया। यहां तक कि हम अपने खेती से उत्पन्न जो पैदावार है उसके हिसाब से कल कारखाने प्रोसेसिंग नहीं शुरू की। हमारी पूरी एमएसएमई खत्म हो गई। हमारे पूरे के पूरे 6 लाख करोड़ जो आपकी छोटा उद्योग कह लीजिए, 4-5 आदमी जहां काम कर रहे हैं, वो बर्बाद हो गए। इनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, न कि ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम समाजवाद लाएंगे। किस तरह का समाजवाद आप लाएंगे? अरे कुछ बात तो नई पीढ़ी के लिए छोड़ दीजिए। हम ज्योतिषाचार्य नहीं है कि बता देंगे कि कल कैसे चलेगा। अभी हमको इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था, जो अभी इलेक्टोरल लोकतंत्र है, चुनावी लोकतंत्र है, इसको जन लोकतंत्र बनाने की व्यवस्था हमें करनी चाहिए, और इस जन लोकतंत्र के लिए हमें काम करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं, अपने मित्रों को भी धन्यवाद देता हूं, जो पुराने साथी हैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। अब हम यह कह सकते हैं कि हम भारतवर्ष में एक लोकतांत्रिक राजनीतिक मंच बनाने में एक कदम आगे बढ़ाए हैं। इस पर मुझे जनता को हम बधाई देते हैं, और इन टेढ़े मेढ़े रास्तों से पहुंचते हुए आप यह जो सम्मेलन संपादित कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में एक राजनीतिक कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट करने के लिए आप हर बड़े आंदोलनों को विकसित करेंगे और चलाएंगे। यह कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप लोगों को नमस्कार।
इलेक्शन की बात की ठीक है चुनाव के लिए बुलाया हाँ इसको हाँ हाँ